नमस्कार, मैं रविश कुमार। अच्छे दिन आने वाले हैं से लेकर अच्छे दिन आ गए हैं और कहाँ हैं अच्छे दिन। रेडियो, एफएम, टीवी चैनल, लतीफ़ों के तमाम कार्यक्रम, अखबार, राजनीतिक बहसबाजी, इन सब में अच्छे दिन आ गए हैं को लेकर इतने प्रयोग हो रहे हैं कि एक दिन यह स्लोगन ही मुद्दा न बन जाए। चुनाव से पहले अच्छे दिन आने वाले हैं कि एक मुश्त समझ यही थी कि मनमोहन सिंह की सरकार जाए और व्यवस्था बदल जाए। इन 5 सालों में अच्छे दिन को लेकर जो भी व्याख्या होगी वो व्यक्तिगत से लेकर सामूहिक स्तर पर इतनी व्यापक होती चली जाएगी कि अभी से ही इसकी सफाई देते देते विभिन्न स्तरों पर संबंधों में कड़वाहट पैदा होने लगी है। मुंबई में किसी ने पीआईएल दायर कर दिया कि अच्छे दिन कहाँ हैं। एक परिपक्व लोकतंत्र में मतदाता और नागरिक समूह से यह उम्मीद की जानी चाहिए कि वो किसी सरकार के काम का मूल्यांकन करते वक्त सरकार को मिलने वाले समय, संदर्भ और कई पहलुओं को भी ध्यान में रखे। लेकिन यह छूट किसी सरकार को क्यों मिले? क्या बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसी रियायत मनमोहन सिंह सरकार या अन्य सरकारों के साथ बरती? चुनावों के दौरान विपक्षी नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने खुद को एक रफ्तार के प्रतीक के रूप में भी पेश किया था। उनके प्रचार और भाषणों में इंतजार और सब्र की कोई जगह नहीं थी। देश अब इंतजार नहीं कर सकता कि इस दौर में रेल किराया बढ़ने के साथ लोग ट्विटर के गर्त से 2012 का उन्हीं का ट्वीट निकालकर बांटने लगते हैं कि तब तो आपने विरोध किया था कि संसद से पहले कैसे बढ़ गया किराया और खुद बढ़ा दिया। तब सरकार की हल्की सी झुंझलाहट भी दिखती है जब यह कहा जाने लगता है कि कड़ा फैसला है मगर सही है और विश्वव्यापी रेल व्यवस्था के लिए जरूरी है। हफ्ता भी नहीं गुजरता है कि महाराष्ट्र के नेताओं के दबाव में चुनाव को देखते हुए लोकल ट्रेनों का किराया वापस लिए जाने की खबर आती है, मगर यह छूट अन्य राज्यों के यात्रियों को नहीं मिलती है। 3 महीने तक गैस के दाम नहीं बढ़ाए जाने का ऐलान हो जाता है। क्या यह चुनावी फैसला नहीं है जो पिछली सरकारें भी इसी तरह से लिया करती थी? आज आरएसएस के एमजी वैद्या का बयान है कि मोदी ने 100 दिन मांगे थे, 1 महीना नहीं, लेकिन लोगों को उन्हें आंकने से पहले इंतजार करना चाहिए। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में ब्लॉग लिखा है। डियर फ्रेंड्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं कि आज हमारी सरकार ने 1 महीना पूरा किया। 67 साल की सरकारों का 1 महीने की सरकार से मुकाबला नहीं किया जा सकता। 1 महीना पहले जब हमने जिम्मा संभाला तो मैं सोच रहा था कि मैं इस जगह के लिए नया हूं और कुछ लोग मान रहे हैं कि केंद्र सरकार में काम करने की बारीकियों को समझने में ही मुझे कम से कम 1 साल लग जाएगा। सौभाग्य से 1 महीने बाद यह विचार अब मेरे मन में नहीं है। दिल्ली में मैं एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा हूं और वो ये है कि कुछ चुने हुए लोगों को हम देश में एक सकारात्मक बदलाव से जुड़े अपने इरादों और उनकी गंभीरता के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सरकारी सिस्टम के अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। बीते महीनों में ऐसे कई मौके आए जिनसे हमारी सरकार का कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी ये विवाद बने हुए हैं। मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन ये महसूस करता हूं कि हमें ऐसे सिस्टम मजबूत करने चाहिए जिनसे सही लोगों तक सही समय पर सही बातें पहुंचाई जा सके। उम्मीद है तब कुछ बदलाव होगा। हर नई सरकार के लिए मीडिया के दोस्त हनीमून पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। बीती सरकारों को यह छूट थी कि वो इस हनीमून पीरियड को 100 दिन या उससे भी ज्यादा आगे तक बढ़ा सकें। यह अप्रत्याशित नहीं है कि मुझे ऐसी कोई छूट नहीं है। 100 दिन भूल जाइए, 100 घंटे के अंदर ही आरोपों का दौर शुरू हो गया। लेकिन जब कोई राष्ट्र की सेवा करने के एकमात्र उद्देश्य से काम कर रहा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि मैं काम करता रहता हूं और उसी से मुझे संतुष्टि मिलती है। ये ब्लॉग कम और उस जमाने का खत ज्यादा लगता है कि जब बेटा बाहर जाता है और अपने पिता को पहली बार लिखता है। इस ब्लॉग को बार बार पढ़ने की जरूरत है। वैसे इन 30 दिनों में सरकार ने काफी कुछ किया भी है। अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, कई संस्थानों के दौरे किए गए हैं मंत्रियों द्वारा, कई फैसले भी हुए हैं, विदेश नीति की तारीफ भी हुई है। और इस नजर से देखिए तो काफी कुछ ठीक ठाक दिशा में है। महंगाई का मसला जरूर है जिससे कम होने का इंतजार लोग रोज करते हैं और जिसके कम ना होने पर बीजेपी विपक्ष के दिनों में रोज आंदोलन किया करती थी, तब भी जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां सरकार के बस में नहीं होती थी। अगर उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं तो उनके नतीजे में दूध, चीनी, डीजल, पेट्रोल, रेल किराया आदि से लेकर इत्यादि तक के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। मानसून की कमी और इराक की चुनौती सामने आ गई है, लेकिन महंगाई तो तब भी बढ़ा करती थी जब मानसून ठीक हुआ करता था। क्या वाकई सरकारों के पास महंगाई कम करने के उपाय होते हैं? उस सरकार की तरह इस सरकार ने भी कहा कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि जमाखोरों को पकड़ा जाए। उस सरकार में कितने जमाखोर पकड़े गए और इस सरकार में अब तक कितने पकड़े गए किसी को पता नहीं है। मगर आज फिर से केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाया जाए।
प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से आपराधिक मामलों के आरोपी सांसदों के मामले को 1 साल में निपटाने की बात कही थी। क्या इनके लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है? एक मंत्री पर बलात्कार के आरोप, एक मंत्री के हलफनामों में अंतर के आरोप, एक मंत्री का सेना की एक टुकड़ी को डकैतों की टोली कह देना, क्या इन सब विवादों का संबंध वाकई सरकार से नहीं था या उस सिस्टम की करतूत थी? ये सारी बातें जो सरकार के बस में नहीं है। सरकार का नौकरशाही और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति क्या नजरिया है, उसे लेकर भी राजनीतिक और पेशेवर तरीके से सवाल हो रहे हैं। मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी रखने के मामले में भी पीएमओ हस्तक्षेप करता है तो प्रधानमंत्री अपने प्रधान सचिव की नियुक्ति के लिए अध्यादेश का सहारा लेते हैं। सचिवों से मुलाकात कर पेशेवर और निर्भीक कदम उठाने का मंत्र देते हैं तो गुजरात काडर से अफसरों को ले आते हैं। पीएमओ में एक अधिकारी की नियुक्ति होती है लेकिन सार्वजनिक सूचना जारी होने के अगले दिन रद्द हो जाती है। क्या 30 दिन में इतना सवाल पूछकर हम ज्यादती नहीं कर रहे हैं? वैसे एक आदमी ने इस सरकार के प्रति ज्यादती नहीं की, राहुल गांधी। उन्होंने इन 30 दिनों में एक भी सवाल नहीं किया है। फिर मोदी से ये सवाल कौन कर रहा है? सोशल मीडिया, टीवी या टीवी के जरिए पब्लिक। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे, लंबा बोल गया। सतपाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता नलिन कोहली, अभय कुमार दुबे एडिटर CSDS, राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यवाद चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता नलिन कोहली, तो ऑलमोस्ट ऐसे लगा जैसे बदलाव हो गया है। नहीं, वैसे जनता कहती है कि कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। वैसे कई बार इसीलिए नहीं आपने कह दिया, इसलिए मुझसे भी नहीं रहा गया। क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि ये ज्यादती हो रही है ये 30 दिन की मांग को लेकर? एक ब्लॉग उनका आता है, वो कहते हैं कि 67 सालों की सरकार की 1 महीने की सरकार से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये बार बार 67 साल का बेंचमार्क क्यों है ये? आप जब रिजल्ट आ जाता है तो उन्हीं मोदी जी का एक ट्वीट आता है 19 तारीख को कि आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल प्रीवियस गवर्नमेंट्स एंड देयर लीडर्स। पुरानी सरकारों नेताओं को मैं बधाई देता हूं। वी विल टेक देयर गुड वर्क अहेड एंड वर्क हार्डर। तो आप तय कर लीजिए कि पहले की सरकारों में काम ही नहीं हुआ या हुआ, फिर ये कब तक चलेगा? नहीं, दोनों में फर्क है। हाँ। वो अपनी जगह है और सही है। हाँ। अगर आप देखें तो मोदी जी से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो टीम इंडिया की बात करेंगे। वो कहेंगे वो एक साइकिल वाले की बात करेंगे। हाँ। कहेंगे वो मुसलमान व्यक्ति जो साइकिल रिपेयर करते थे। हाँ। आज उसकी आगे की पीढ़ी भी वही कर रही है। हाँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात भी करेंगे, महिलाओं की या युवाओं की, तो कई बातें। 30 दिन में बताइए ना कि महंगाई कम नहीं हुई। नहीं होगी भी नहीं होगी ना? नहीं, हम यही जानना चाहते हैं। नहीं, मैं ब्लंट कह रहा हूँ, बल्कि आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ। नहीं, मैं आपको मैं चाहता हूँ कम हो जाए। नहीं, देखिए ऐसा है, 3 विषय है। महंगाई को भी हम बड़े स्पष्टता से कहें। एक है महंगाई। बोले मैं एक थोड़ा सा माफी चाहता हूँ कि ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि आप तब नहीं आए थे जब मैं बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों के किसी भी आचरण या शैली का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, है ना? वो एक शैली लेकर आए जिस लोगों ने समझा कि फास्ट है, स्पीड है जी। इसीलिए पूछा जा रहा है कि 30 दिन में कोई कुछ हुआ क्या? 30 दिन महंगाई को पहली बात है, ये सारे बेंचमार्क्स जो है हम चर्चा पे करते हैं। 30 दिन का आज बेंचमार्क है, मुझे तो नहीं याद है 30 दिन पर इतनी बहस कभी हुई। 100 दिन का एक बेंचमार्क अक्सर हमने सुना है। ठीक है। उसके बाद 1 साल। कई लोग 6 महीने बाद 100 दिन आ जाए। ठीक है, ये लगभग चलते रहे हैं। लेकिन हो भी ना हो इससे कोई फर्क नहीं है। सरकार की लगातार अगर वैसे भी स्क्रूटनी एक रूप से हो तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मतलब ये जरूर है कि इस पर स्क्रूटनी ज्यादा है क्योंकि शायद मोदी जी और भाजपा को भी हम आदी हैं इसके, जनता की शायद अपेक्षा भी ज्यादा है। ऐसी कोई सरकार बता सकते हैं जिसकी कोई स्क्रूटनी नहीं हुई बनने के बाद? 30 दिन बनाने ये बात आप ये मत कहिए कि सिर्फ बीजेपी नहीं। देखिए ऐसा मैं हनीमून, मैं आपको इतना ही कह देता हूँ, मैं लगातार खुद बैठ रहा हूँ। हनीमून आप चाहे जितने दिन, जब तक आपके पास टिकट है स्विट्जरलैंड का तब तक मना लीजिए, इसमें कौन रोका हुआ है? वो तो प्राइवेट मसला है। वैसे हमारे यहाँ से तो कोई गए नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई प्रश्न ना पूछ रहा हो वो स्विट्जरलैंड में। तो इसमें तो ये तो सब चर्चाएं के विषय हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है, मैं बहुत इसको खुल के भी कह रहा हूँ कि 30 दिन में काफी कुछ भी हुआ। एक मैं छोटा उदाहरण, मैं उस पे आता हूं बारी से, महंगाई पे थोड़ा सा। हाँ, मैं महंगाई पे बता रहा था आपको। महंगाई के 3 पहलू हैं। एक है जो आप फाइनल आउटकम की बात करते हैं कि दाम घटे या नहीं घटे, या उसके सामने आपकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी। अगर इनकम भी बढ़ गई तो आपको लगता है कि कंपैरेटिव है। मनमोहन सिंह वाला है खतरनाक कि लोगों की कमाई बढ़ गई, अरे बाप रे बाप, भारत बंद हो गया। 1 मिनट, खैर मैंने कहा दोनों पहलू, मैं आपकी मदद मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि या ये, मैंने कहा ये 2 पहलू हैं। हाँ। दूसरा मैंने कहा महंगाई पे कहना था उसकी गति कितनी है। क्या वो गति जो 10% हम बात करते हैं, 9% करते हैं, इन्फ्लेशन की गति होती है। इट इज नॉट जस्ट द फाइनल प्राइस।
वो गति लगातार इतनी ऊंची क्यों है, तो गति को रोकने के लिए। और थर्ड पहलू है उसका कि जो गैप्स हैं जिस वजह से हो भी रहा है, जैसे, और ये मैं नहीं, कृषि के एक्सपर्ट जो कार्यक्रमों में बैठते हैं वो कहते हैं जो 2 रुपए की चीज है वो 60 में क्यों बिक रही है, बीच में प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ जेन्युइन है ट्रांसपोर्टेशन को जेन्युइन 10-5 जमाखोर तो पकड़े होंगे आपने, पकड़े हैं, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध है नहीं? ठीक है, लेकिन ऐसा है, इसको मैं यूं ही रखूंगा कि व्यक्ति अगर ना आईसीयू में पहुंच जाए तो उसको बाम लगाकर और बैंडेड लगाकर दौड़ने के लिए तैयार नहीं करते। इसको आप ठीक करेंगे, वेंटिलेटर से उतारेंगे। अभी वेंटिलेटर से उतारे हैं अभी है वेंटिलेटर पे। मैं मानता हूं कि जिस अवस्था में, चाहे कांग्रेस के हमारे मित्र इसको स्वीकारे ना स्वीकारे, क्योंकि चुनाव हो गया तो वो कहते हैं पीछे की क्यों बात करें, लेकिन इतिहास की बात करना वो पसंद करते हैं। हम तो कहते हैं वर्तमान में जो स्थिति है उसमें चिंताएं हैं, और हमने इसको चुनौती के रूप में लेते हुए हम कह रहे हैं कि आप हमें कार्यकाल के अंत में जज करिएगा, जनता तो करेगी। इसके बीच में मैं ये भी नहीं कह रहा कि इतना समय लगेगा सब करने में, मैं कह रहा हूं सरकार ने अपने निर्णय की क्षमता दिखानी शुरू की। कुछ तो देखिए, मुझे तो लगता है काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ नहीं हुआ। 100 दिन आपको लगता है कि वो ठीक है? मैंने 100 भी नहीं कहा, मैं आपको कह रहा हूं आपको लगातार, पर वो कह रहे हैं, उन्होंने मोदी जी ने अपने ब्लॉग में कहा कि 100 घंटे पे ही उनकी आलोचना होनी शुरू हो गई। पहले दिन से हो जाती है, पहले दिन से हो जाती है हर सरकार का, इसको मंत्री बनाया, उसको नहीं बनाया, किसको नहीं। देखिए, हम आदी हैं, ठीक है, मोदी जी को लेकर कई लोग जो हैं, पर अब आप इससे तो संतुष्ट होंगे। मैं यही चाहता हूं कि आईसीयू से महंगाई निकलकर जनरल वार्ड में चला जाए, पूरी देश की दिक्कत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जनरल वार्ड वाला वो भी आईसीयू में चले जाए, वो ना हो। तो फिर उम्मीद करते हैं कि इसकी सजा भी हमें लेनी पड़ेगी फिर, और ऐसा हम सजा लेने नहीं आए। और पेट्रोल आप जरूर 30 रुपया कीजिए कम से कम, वो बढ़े ना, क्योंकि डीजल पेट्रोल उसका एक आंसर है। यदि अगर हम लोग, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि वो सब दूसरी व्यवस्थाएं हैं, उनसे उनकी कीमतें निर्धारित होती हैं। अगर आपने पेट्रोलियम की बात की तो आप इस पर भी जाकर देखिए कि 10 साल में हम लोगों ने अपने घरेलू उत्पादन पे कितना किया है, कितने न्यू ऑयल फील्ड्स हमने लागू किए या एक्सप्लोर किया है। दिक्कतें यहां भी तो रही है। आप अगर टोटली ही निर्भर हो जाएंगे फॉरेन पे तो फ्लक्चुएशंस आपको वहां भी मार सकती है। ठीक है सतव्रत जी, अभी महंगाई पर रखते हैं, फिर बाद में हम ब्यूरोक्रेसी और बाकी अन्य संस्थाओं पर रहेंगे हिसाब करते हुए। ये वही तो नहीं बोल रहे हैं जो आप बोला करते थे, या अब आप खुश हैं कि जो आप बोला करते थे वो ये बोल रहे हैं? नहीं, दरअसल पता नहीं अन्य लोगों की क्या राय है, मैं नहीं जान सकता, पर मेरी अपनी निजी राय ये है कि अगर आप 30 दिन के भीतर किसी सरकार का आकलन करें या पोस्टमार्टम करें तो ये उसके साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल। 30 दिन में किसी सरकार से आप किन्हीं बड़े परिणामों की अपेक्षा करना नहीं कर सकते। ठीक है, कम से कम लोग तो 3 महीने कहते हैं, मेरा मानना है कि कम से कम 6 महीने तक हमें प्रतीक्षा इस बात की करनी चाहिए हाँ। धैर्य के साथ। कुछ समय लगता है, हर चीज के परिणाम तत्काल नहीं समझ आते हैं। हालांकि हमारे मित्र ये बात नहीं मानते थे जब हम कहा कि परिणाम और हमारी हम लोग जो जिन मुद्दों पे चर्चा करते हैं उसमें एक फर्क है कि अगर आप कुछ राज्यपाल को हटाते हैं तो उसके परिणाम पे हम 6 महीने नहीं इंतजार करेंगे, हम आज ही बहस करेंगे। जब आप अपने लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को 3 महीने का एक्सटेंशन देते हैं और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहते हैं बाकी मंत्री यूपीए के प्राइवेट सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में नहीं रख सकते हैं, तो हम तभी चर्चा करेंगे। उसका परिणाम से कोई लेना देना नहीं, उसका फैसलों से लेना देना। अब परिणाम की बात कर रहे हैं, ठीक बात है। परिणामों की और अंजाम क्या होगा ये तो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी उस समय उसके लिए उपयुक्त नहीं मानता मैं। अलबत्ते एक बात जरूर कही जा सकती है कि शुरुआत में ये पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। हाँ, तो वो क्या दिखा आपको? तो पूत के पांव पालने में देखने की अगर किसी में क्षमता है तो उस व्यक्ति को ये एक बात जरूर लगेगा कि जो अभी तक उम्मीदें बंधाई गई थी और जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, अब जो शुरुआत हुई है वो हमें थोड़ा सा निराश कर रही है कि ये उम्मीदें तो हमको आसमान के तारे तोड़ लाने की गई थी, और अब जो हालत है उसमें खुद लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत करें तो कहां से। मोटेरा की अहमदाबाद की पिच पे खेलना आसान था, लेकिन दिल्ली की फिरोज शाह कोटला की ना तो पिच समझ में आ रही ना स्विंग समझ में आ रही है। ऐसा भी नहीं है, मामला ये है। ऐसा भी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं आप निकालिए, पर्ची निकलता है तो मजा आ जाता है मुझे। निकालिए पर्ची, सुन लेते हैं। अगर यही मुद्दे अगर हमारी सरकार के जमाने में होते तो ये क्या कह रहे होते। बस इसकी कल्पना भर करिए, एक मंत्री पर बलात्कार का आरोप है, जवाब दे देंगे, कोई चर्चा नहीं। जवाब तो हर चीज का होगा। अरे ब्लू स्टार के बाद हमने जवाब दिया था भाई, पर सवाल यह है कि जवाब सुनेगा कौन। अभी भी दे रहे हैं।
रक्षा मंत्री इस देश का कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि कैबिनेट बनी हो और इस देश का रक्षा मंत्री रेगुलर रक्षा मंत्री अभी तक तय न हो। एक एडिशनल चार्ज वित्त मंत्री को दे रखा। आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो 2 मंत्रालय संभाल सके, इनके पास है। नहीं, हम इनके पास बड़े क्षमतावान है भाई। ये तो अकेले नरेंद्र मोदी सारे मंत्रालय संभाल सकते हैं, हमें क्या दिक्कत है। 100 दिन का एजेंडा, यानी अगले 100 दिन में क्या करेंगे, इस बात को हर मंत्रिमंडल के सदस्य से कहा गया था अपना 100 दिन का एजेंडा पेश कीजिए। 30 दिन तो निकल गए, एजेंडे का अभी तक तो कोई पता नहीं। नृपेंद्र मिश्रा को नियुक्ति देने के लिए, कानून बदलने के लिए सत्र आने के बावजूद, सत्र सामने था लेकिन अध्यादेश निकाला गया। हम निकालते अध्यादेश तो हम अलोकतांत्रिक हो जाते, लेकिन ये निकाल रहे हैं तो लोकतांत्रिक है मामला। दिल्ली विश्वविद्यालय का मसला और छात्रों, हजारों लाखों छात्रों का मसला आज भी पड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही। मतलब शब्द का मतलब इराक से भारतीयों की वापसी का मसला, क्या उस पर सरकार सक्रिय है? नहीं, सक्रिय है। क्या प्रधानमंत्री को इतने महत्वपूर्ण मसले पर एक शब्द भी बोलना उचित नहीं था? मनमोहन सिंह पर तो आरोप होता था, मनमोहन सिंह पर तो आरोप होता था कि ये खामोश प्रधानमंत्री हैं, ये कुछ बोलते ही नहीं। क्या ऐसे संगीन मसले पर, ऐसे संवेदनशील मसले पर प्रधानमंत्री की अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए? अच्छे दिनों का तो वायदा था, किसी ने पीआईएल कर दिया है। वायदा अच्छे दिनों का था, अच्छे दिन का, और दवाई अब कड़वी पिलाई जा रही है। अब कड़वी दवाई के नाम पर आप कुछ भी करे जाइए, आपको सब माफ है। डीजल के दाम बढ़ गए, चीनी के दाम बढ़ गए, ठीक है, महंगाई का जो हाल है, प्याज, शक्कर, घी, तेल, दूध, इन सब के दाम अब महंगा। देखिए, जब कांग्रेस के जमाने में थी तब तो महंगाई थी, अब कोई महंगाई नहीं है, और भ्रष्टाचार भी खत्म, समाप्त है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में चाहे मंत्रिमंडल के और मुख्यमंत्री के घर तक जांच जा रही हो, लेकिन वहां कोई भ्रष्टाचार दिखाई नहीं, जवाब दे देते हैं। समझ रहे? अरे जवाब हर चीज का दोगे भाई, क्यों नहीं चुप रहेगा? पाकिस्तान का अभी युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी। अब आपको रोकना पड़ेगा। बिरयानी खिलाई जा रही है जो हमारे गले काट ले गए। सार ये है कि आपको इस बार कम समय दूंगा। सार ये है कि सतरथ जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं बोलते हैं? व्यापक घोटाला हुआ, मुझे एक वाक्य बोल लेने दीजिए। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, इन तमाम विसंगतियों के बावजूद किसी सरकार के आंकलन के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया। लेकिन अगर आगाज का कोई संकेत होता है तो आगाज तो ये बदायूं पर भी नहीं बोले, प्रधानमंत्री जी के ना बोलने उनका एक मिनिस्टर डकैत कर देता, आर्मी के किसी यूनिट को ठीक कर देता, उस पर भी नहीं बोले। मैंने उस पर भी ऐसी तो कई चीजें और इन्होंने कहा, अब उतना लंबा नहीं, चुप्पी वाले बात पे इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। हम तो इतना ही कहेंगे, भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री है, यदि उनको आपको लगता है कि बोल नहीं रहे, वो कर बहुत कुछ रहे। हमने तो अभी 10 साल देख लिए, ना बोल रहे थे ना कर रहे थे। अच्छा, अब ये डिस्टिंक्शन आपने अंतर निकाला। क्यों नहीं? आप 30 दिन अब बोल रहे थे, अब आपको मैं बोल रहा हूँ 30 दिन ये बोलेंगे नहीं, लेकिन एक मिनट, 30 दिन बनाम 30 दिन कर लीजिए आप बिल्कुल 30 दिन बनाम 30 दिन, जिसको आपने सेल्फ सर्टिफाइड नहीं, आप बताइए 30 दिन बनाम 30 दिन करिए ना रवि जी, जितना हंस लीजिए। 30 दिन बनाम, समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ 30 दिन बनाम 30 दिन, फिर 60 दिन बनाम 60 दिन। कि कांग्रेस के नेता का ये बयान है, राहुल गांधी ने कभी सवाल नहीं किया इन 30 दिनों में। वो खैर पूछना चाहिए कि कहां है एक नेता। हाँ, वो सही बात है। तो कौन पूछ रहा है आपसे? इतना बड़ा ब्लॉग लिख दिया कि 100 घंटे में कार्रवाई, पूछ कौन रहा है? ऐसा है, ये चाहते हैं इतना बड़ा ब्लॉग क्यों लिखा उन्होंने? तो मतलब बोलना नहीं, पूछ कौन रहा है? किसने 100 घंटे में आपसे जा पूछना शुरू कर? मेरे पास आप बताइए किसने? प्रधानमंत्री जी का ब्लॉग, उनका बोलना भी है, उन घटनाओं पे तो एक मिनट उनका बोलना भी है। ठीक है राहुल जी, मैं आप छोड़ दीजिए उन लोगों ने क्या बात की, आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लॉग है इसको पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरे नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं क्या? आप कहते हैं कि 30 दिन का सवाल भी ना पूछा जाए, फिर आप कह रहे हैं कि एक बार मैं सरकार का 1 महीना पूरा होने पर देश के लोगों के समर्थन और शुभकामनाओं के लिए उन्हें सलाम भी करता हूं। मुझे इसमें एक थोड़े से नए, थोड़े ज्यादा मुलायम, अपने पुराने अधीर और उग्र और मुखर रूप से की अपेक्षाकृत काफी एक कहेंगे कि मेलोड डाउन, धीर गंभीर और अपने लिए सहानुभूति
की एक तरह से आकांक्षा प्रकट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो एक ये नया रूप है उनका। उनकी आमतौर पे अब तक जो हमने उनका लिखा बड़ा देखा है, लिखा और बोला हुआ, वो थोड़ा ज़्यादा तीखा होता था। वो तीखापन जाहिर है, वो प्रधानमंत्री हैं तो उनकी शैली भी अलग होगी, वो विरोधी नेता की नहीं हो सकती। तो एक ज़्यादा वास्तविक मैं कहूँगा कि ठीक है, लेकिन पहले के अपेक्षा एक नया रूप उनका हमें समझ में आ रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि थोड़ा दबाव वो महसूस कर रहे हैं, ये बहुत साफ दिख रहा है इस ब्लॉग में, और उस दबाव को एक तरह से उससे निकलने की कोशिश है। एक पर वो उन्होंने इतनी उम्मीदें पैदा कर दी, क्या उसकी वजह से? निश्चित रूप से, या ये दबाव, ये जो नौकरशाही के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, या राज्यपाल से जो लेके सवाल उठे हैं, क्या इन सवालों पे 30 दिन के नाम पे चुप रहना चाहिए था? देखिए, आजकल के लोकतंत्र में कोई भी ये उम्मीद करे कि सरकार बन जाए और वो 100 दिन तक कोई सवाल न करे तो असंभव है। पहले दिन से, पहले घंटे से सवाल होते हैं, क्योंकि जिस तरह के मीडिया में हम सब एक रियल टाइम डेमोक्रेसी हो गई है, प्रतिक्रिया होती है, सवाल होते हैं, टिप्पणियां होती हैं, विश्लेषण होता है, ये तो होगा ही। इसलिए इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि हम 1 महीने में ये आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इससे कोई बच नहीं सकता अब, और उनको भी ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सवाल हैं, और मैं कहूँगा कि अगर आप पूरे देश में लोगों से पूछेंगे तो लोगों को कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं अच्छी लगेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, और लोग उनको कुछ समय देने के लिए शायद अभी तैयार दिखेंगे। ये 4 विकल्प तो साफ साफ दिखते हैं। ठीक है अभय जी, उन्होंने कहा है कि हमने बहुत सारा चीज़ लोगों से आपसी विचार विमर्श किया है, अलग अलग मंत्रालय विभागों के लिए रोड मैप तैयार किया है, तो अब सरकार यहाँ से काम करना शुरू करेगी। क्या कुछ जाती हुई है क्या उनके साथ, जो ये ब्लॉग उन्होंने आप बड़ी लिखा संगीन बहस करा रहे हैं, है ना? आप बहुत संगीन बहस करा रहे हैं, इस बहस को थोड़ा सा हल्का कीजिए। अच्छा, उसके लिए मैं आपको 2 लतीफे नुमा दिलचस्प बातें सुनाता हूँ। पहली तो यह है कि अभी 67 का अंक जो मोदी साहब ने अपने इसमें ब्लॉग में लिखा है, पहले वो 67 का अंक इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले वो 60 का अंक इस्तेमाल करते थे, और वो चुनाव अभियान के दौरान कहते थे कि 60 साल गड़बड़ी सुधारने के लिए मुझे 60 महीने चाहिए। तो इस लिहाज से 1 साल उनका 1 साल गुजर गया है। अगर इस हिसाब किताब पे आप जाएं तो पहला लतीफा मार्केट में ये है कि 1 महीना नहीं गुजरा है, उनका 1 साल गुजर गया है, अब उन्हें 59 साल अभी और गुजारने हैं। तो पहली दिलचस्प बात तो मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी दिलचस्प बात जो अंग्रेजी के एक स्तंभ लेखक है रुचिर जोशी, उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का नाम अगर हम चाहें तो चुपेंद्र मोदी भी रख सकते हैं। वो तो अंग्रेजी में लिखते हैं। हाँ, उन्होंने यही लिखा है। अच्छा, चुपेंद्र मोदी शब्द इस्तेमाल किया है। उन्होंने लंबा एक ब्लॉग लिखा है, अगर आप इसको दूसरे नजर से देखिए तो ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर लोगों से संवाद कर रहा है। ये ब्लॉग वगैरह अभी भी देश में राजनीतिक अभिव्यक्ति का और राजनीतिक संचार का उसमें 67 साल में लगता है कि उन्होंने वाजपेयी जी की सरकार को भी शामिल कर दिया। लेकिन मुख्य माध्यम जो है वो वक्तव्य है, भाषण है, जो कि वाचिक तौर पर दिया जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे मसलों पे जो चुप्पी अख्तियार की है, वो चुप्पी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की जो स्थापित छवि है उसके मुताबिक नहीं जाती। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं। आपने कहा कि वो बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। नरेंद्र मोदी की कोशिश जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि उनको जो तंत्र मिला है, जो साउथ ब्लॉक में है, नॉर्थ ब्लॉक में है, उनके मंत्री हैं और जो नौकरशाही है, उस तंत्र को ठोक पीट के समझा बुझा के कुछ संहिताएं बनाई जाएं, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं, ताकि उससे वो अपने मन का काम आगे 5 साल में करवा सकें। और इस काम में वो बड़ी खामोशी के साथ लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी तरफ किसी की नजर नहीं जा रही। समय पे आना, इसमें या कोई शक नहीं में जवाब देना। लेकिन ये सब ये इन सब कामों का परिणाम दूरगामी होगा। बहुत दिनों में इसके नतीजे सकारात्मक निकलेंगे कि नकारात्मक निकलेंगे ये हम लोगों को नहीं पता है अभी, लेकिन जो भी नतीजे आएंगे वो देर में आएंगे। सरकार जो आई है उसका एक जरूरी काम ये भी होता है कि वो जनता को फौरी राहत पहुंचाने वाले काम करे। ऐसी सरकार जो फौरी राहत जनता को नहीं पहुंचाती, बिल्कुल बेकार सरकार है। लोग नहीं, ऐसी बात मैं तो ये कह नहीं रहा हूं ये सरकार फौरी राहत नहीं पहुंचा रही है। मैं तो अच्छी सरकार की परिभाषा आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, मेरी अपनी समझ है। जो सरकार को फौरी राहत पहुंचानी ही चाहिए, और फौरी राहत पहुंचाने के लिए मोदी साहब के पास उनका खुद का बनाया हुआ फार्मूला है, जो उन्होंने मनमोहन सिंह को सुझाव दिया था महंगाई कम करने का, जिसमें उन्होंने जो तमाम सारे कदम बताए थे इस 1 महीने में, वो बड़ी आसान, 1 महीने में नहीं 24 घंटे के अंदर उन कदमों को उठा सकते थे। उन्होंने कहा था भाई वायदा सौदा जो है उसको बंद कर देना चाहिए। उन्होंने जो सुझाव दिया था, उन्होंने जो सुझाव दिए थे, सट्टेबाजी होती है, इसकी वजह से महंगाई होती है, उसको बंद कर देना चाहिए। जो किसान हैं, किसान जो लगभग
तकरीबन बंधुआ गुलाम हो गए हैं आड़तियों के और बिचौलियों के, उनको उनकी उस गुलामी से छुटकारा दिलाया जाना चाहिए। तो ये सारे सुझाव तो उन्होंने मनमोहन सिंह को दिए थे, मनमोहन सिंह ने सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो अपने सुझाव याद होंगे जिनके जरिए वो जनता को फौरी राहत पहुंचा सकते थे। दूसरी फौरी राहत पहुंचती है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को कम करके। ठीक है, तो वैसा कोई मोदी इफेक्ट समझ में आना चाहिए था देश में। तो अभी एसआईटी बना दी है उन्होंने। अरे भाई एसआईटी उन्होंने बनाई, उसके बाद एक फर्जी खबर चली मीडिया में, फर्जी खबर चली कि स्विस सरकार के एक अधिकारी ने यह कहा है कि भारतीयों के जो काला धन जमा करते हैं उसकी सूची हम भारत सरकार से शेयर करने वाले हैं। ठीक है, अरुण जेटली साहब फौरन मैदान में कूद पड़े, उन्होंने कहा ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन अगले दिन उनको खुद कहना पड़ा कि ये बिल्कुल बात गलत थी, स्विस सरकार ने ऐसा कोई भी सूची नहीं बनाई है और स्विस सरकार ऐसा कोई कदम उठाने नहीं जा रही है। तो केवल एसआईटी बना देना ही काफी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बात यह है कि एसआईटी विदेशों में जमा काले धन के ऊपर है, भारत में जमा काले धन के ऊपर नहीं है, जिसकी मिकदार और जिसकी मात्रा उससे सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो उसका क्या होगा? भ्रष्टाचार का परिणाम तो वो भी है। और तमाम जीवन में छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार होते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में वो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। भले ही कांग्रेस शासित प्रदेशों में और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित प्रदेशों में कम ना हो, वहां से संदेश मिलना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार कम हो रहा है। वाले एंगल पे आते हैं नलिन की, है ना, जानकारी इनकी शायद भूल से रह गई होगी। जो वो कह रहे थे, जो मनमोहन सिंह जी ने रद्दी की टोकरी में फेंका, तो जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूस एक्ट जो है उसमें से जो डीलिस्ट किए हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, सब्जियों को, फलों को, तो वो जो है वो सुझाव वही है। और जो बेसिकली क्या था, ताकि जो आपका किसान जो है डायरेक्टली भी बेच सकता हो। पाबे जी ने अपना अध्ययन थोड़ा इसमें कम किया हो। पर दूसरा एक मिनट किया है, दूसरा है, एक शुरुआत है, स्टेट्स में होर्डिंग्स के लिए कुछ राज्यों ने काम किया है, वो आगे आज इस बात को दोहरा रहे हैं कि राज्यों के साथ और काम करना है, होर्डिंग को, कालाबाजारी को बंद करने। दूसरा जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग की बात की, जहां तक आप राइस की बात करेंगे, चावल की बात करेंगे, तो जैसे इसकी आशंका बढ़ी कि सूखा आ सकता है, चावल के दाम बढ़ सकते हैं, तो बफर स्टॉक में से 50 लाख टन, मेट्रिक टन चावल के दाम कम हो गए, रिलीज करने की बात की। नहीं, तो आपूर्ति एक ये भी कहा गया था कि आपूर्ति कर दें तो दाम कम हो जाते, तो कम हो गए होंगे। ऐसा है, मैं आपको आज के पेपर में एक पेपर में हंसने से नहीं, फैक्ट्स पे ही चलेंगे। चलिए ठीक है। एक पेपर में लिखा भी है, जैसे वही चावल कानपुर में 19 रुपए, एक और शहर में 31 रुपए है, तो ये वेरिएशंस है, चावल वही है, ये तो इसमें ये वेरिएशंस है। तो आप अगर दम कम कह रहे तो मैं कानपुर का उदाहरण ले लेता हूँ। तो ऐसा ये मतलब इसको सीरियस लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ये शुरुआत ही है। चलिए हम करप्शन पे आते हैं। करप्शन वाले पे शत्रुघ्न जी ने भी व्यापम का एक उदाहरण दिया, ठीक है। व्यापम पर ये आरोप लगा 141 फोन कॉल। मैं एक ही उदाहरण से नहीं वही नहीं, एक मिनट, फोन कॉल की बात मैं नहीं कर रहा। अरे उन्होंने भी आपके शासित राज्य में आप सोचिए कि अखिलेश के राज्य में अगर 40 डॉक्टर भी फर्जी घुस गए होते और पकड़ा गए होते तो अभी क्या कोराम मचा दिया होता। मध्य प्रदेश में चर्चा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पे नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था कि नहीं, कोई ट्वीट करना चाहिए था कि नहीं? आप एक मिनट क्यों करें, एक डॉक्टर रशीद को सजा हो चुकी है। हाँ, एक मिनट, मतलब एक मिनट, शिवराज जी ने एक डॉक्टर के ऊपर रशीद मसूद को सजा हो चुकी है 5 साल की। मैं इसको बिल्कुल खुले ही कह रहा हूँ, क्यों करें? ये अच्छा, मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्यों? शिवराज जी के एक मिनट, शिवराज जी ने मानहानि का किया जैसे नितिन जी ने किया, मनीष तिवारी ने माफी मांगी, तो मतलब ये क्या बेकार आरोप लगते रहेंगे एक और बिल्कुल मानहानि में माफी मांगते रहेंगे, वो आरोप बेकार होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी चौहान ने ही ये स्वीकार किया है कि फर्जी डॉक्टर उसमें घुस गए। एक एक करके चले ना आरोप जो लगे। 141 फोन कॉल हुए, वहां से इनके प्रवक्ता ने कहा, और कहा है वो फोन कॉल फर्जी लिस्टों के आधार पे प्रधानमंत्री काम छोड़ के ट्वीटों पे उतरेंगे। राजनीतिक आरोपों का मानहानि बहुत लगाते हैं, ये अच्छी बात है कि आपके खिलाफ कोई नहीं आता। लगते घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ व्यापम, इतना बता दीजिए आप। नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है तो बात खत्म हो गई, हम मान लेते हैं सर। उसमें क्या है, दोनों जवाब दूंगा। अगर भाजपा की सरकार है तो कोई घोटाला, दोनों जवाब दूंगा। पहला, मानहानि केस जो आप कह रहे हैं बहुत लगे हैं, तो इतने लोगों पे जो लगे उन्होंने माफिया क्यों मांगी? गलती तो आरोप किए होंगे, पहली बात। सेकंड, व्यापम घोटाले पे कुछ तो वहां गड़बड़ हुई है, वहां पर एसआईटी काम तो, एक मिनट, मैं उसका एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं भी नहीं, जवाब चाहेंगे, एक मिनट जवाब चाहेंगे कल, यदि परसों, मैं सवाल पूछूं, एक मिनट भाग नहीं रहा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कल यदि इस विषय पे आप चर्चा चाहेंगे
तो पूरी जानकारी लेकर पूरा एक घंटे का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। नहीं है जानकारी तो नहीं बोलना चाहिए ना, मुझे भी पूछना चाहिए ना। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको कि भाई आप जमाखोरों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए राज्यों को लिख देते हैं। आपका अपना ही भाषण है कि जितने भी मंत्रियों सांसदों पर आरोप लगा हुआ है उनके फैसले को हम जल्दी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे। निहाल चंद के केस पे बात करेंगे, है ना? करेंगे? नहीं, हम ओवरऑल बात करेंगे। हम निहाल चंद की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जितने भी सांसद हैं संसद के भीतर, आपकी पार्टी के भी, इनकी पार्टी के भी, तो आप जमाखोरों के लिए तो लिख देते हैं राज्यों को, तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा आपने, इसके लिए भी 30 दिन से ज्यादा समय चाहिए। हर चीज हो आपको क्या पता, कानून मंत्री अपना काम कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी लेकर भी हो सकता है। क्या मालूम, क्या हम लोग सिर्फ क्योंकि पत्र मीडिया में नहीं है मानना शुरू करें? क्या भारत सरकार हर चीज पहले मीडिया में रिलीज करके करे? भारत सरकार अपना काम कर रही है। यही तो मनमोहन सिंह नहीं बोलते थे तो आप लोग कहते थे कि वो एक मिनट उन्होंने कहा 1 साल में होना चाहिए, 30 दिन हुए, आपकी आशाएं हैं, आप इसको देखिएगा ना, साल भर बाद तो आपका अधिकार बनता है पूछने के लिए। अभी नहीं भाई, अभी भी बनता है, क्योंकि नहीं बन सकता है पूछने के लिए, लेकिन इस पर आप इस पर निष्कर्ष नहीं पहुंच अधिकार दे दीजिए उतना मैं ले लूंगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, नहीं, फर्क इतना ही है। और आप मुझे जानते हैं मैं निष्कर्ष पे पहुंचता भी केवल इतनी सी बात है, अच्छे दिन तो आ गए, उसमें कोई संदेह मैं अच्छे दिन की परिभाषा भी अच्छे दिन की बस परिभाषा भर मैं अभी दे रहा हूं। अब ये तो इतनी व्यापक है कि सबकी अपनी अपनी होगी। इसको राहुल जी एक सवाल में जानना चाहता हूं, अच्छे दिन की परिभाषा एक वाक्य दीर्घोत्तरीय प्रश्न गोल पोस्ट हटा दो। नहीं, कोई खेल बदल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छे दिन जनता ने सुशासन के लिए वोट दिया है ताकि बदलाव आए। ठीक है, सुशासन को सलाह दे रहा हूं, ये आपकी गले की बात है। हम धैर्य शासन इसको ज्यादा लेके मत चलिए। गुड गवर्नेंस से ही हम धैर्य बच जाएंगे उससे। पर जिस तरह से नलिन कह रहे हैं, क्यों जवाब दें भाई? नरेंद्र मोदी ने उन्हीं आकांक्षाओं का एक उभारा था ना कि अभी आप जवाब दीजिए, जनता पूछ रही है। और वो एक तरफ कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, तो हम सोशल मीडिया पर केवल वही ट्वीट देखें कि हम और आप नीला पीला पहन के मिल रहे हैं, शिवराज जी के स्वयं या गुलदस्ता दे रहे हैं, या इन सब चीजों पे बोला जाए, पर इसमें क्या गलत है? अगर शिवराज जी के ट्वीट्स आए ना, इसमें क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री को आपको लगता है जो सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो मसले पे जो भी है उनको और थोड़ा सा आना चाहिए। आप मेरी और भाजपा शासित प्रधानमंत्री होता है, वो विपक्ष का नेता नहीं होता। और वो जो हम अगर नरेंद्र मोदी से उसी मुखरता की उम्मीद करें जो अब तक हमने देखी है इस भूमिका में, तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। तो फिर हम विपक्ष के नेता से क्या उम्मीद करें? वो कुछ भी जवाब दे दे, कुछ भी आकांक्षा। एक समय मैंने खुद ही लिखा था कि ये अति मुखर हैं। एक तरफ वो पूरी तरह मौन थे मनमोहन सिंह, और ये अति मुखर थे, लेकिन आज उनको बीच का कुछ साधना है। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री को बयान देना नहीं चाहिए, कोई नहीं देता है, लेकिन ये कम से कम संवाद तो कर। चलिए एक बात बताइए कि वो जैसे नौकरशाही में बहुत बदलाव हो रहे हैं, दफ्तर साफ हो रहा है, और वो मुझे लगता है वो जरूर होना चाहिए, समय पे आना चाहिए, थोड़ा देर काम करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए ये सारी चीजें, लेकिन जब आप मंत्रियों को प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रखने देते हैं और खुद मतलब आप जो यूपीए सरकार में काम करने वाले अधिकारी हैं उनको आप अपना निजी सचिव बना लेते हैं या एक्सटेंशन दे देते हैं, है ना, जैसे सेठ साहब को दिया आपने, लेकिन जब आप मंत्रियों के आदेश दे देते हैं कि जो यूपीए में काम किया उसको आप अपने दफ्तर में नहीं रखेंगे। रवीश, मैं इसको हम कैसे समझें? नहीं, मैं इसको जरा अलग तरह से देखता हूं। हम एक एक मामले को उठा के देखेंगे तो उनको किसी एक नियम में बांधना बहुत कठिन हो जाएगा। इतने बड़े देश में तरह तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, तो अगर उनको अपने योग्य एक ऐसा उम्मीदवार अपने लिए कुछ भी चुन सकते हैं, अपने योग्य अपनी जरूरतों के हिसाब से उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जो नियमों में के ढांचे में नहीं आता था, उसके लिए एक नया नियम। लेकिन राजनाथ जी के लिए कौन सा योग्य है वो भी वही तय करें। मैं इससे ज्यादा चिंता एक दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनके कारण थोड़ा अब भ्रम और थोड़ी एक खलबली हुई है। पहली बात कि राज्यपालों के संदर्भ में जो किया जा रहा है, हमें लगता है कि मुझे लगता है उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए बाद में, इसके बाद अच्छा बाद में करेंगे। लेकिन ये जो दो तीन जो बड़ी चीजें हैं, दूसरा ये गोपाल सुब्रमण्यम वाला जो मामला है, जिनको सिफारिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए, उसमें जो चीजें सामने आई है, ये कुछ बड़े और इस सरकार की नीति और रीति दोनों के का कुछ संकेत देने वाले कदम हैं। इस पर हमें बात करनी चाहिए। उस पर रोकते हैं। पर अभय जी, क्या ये दिलचस्प नहीं है कि वो नई दिल्ली ल्यूटियन जोन को एक नई कार्यशैली में ढाल रहे हैं, लेकिन एक तरफ से जैसे राहुल कह रहे हैं कि भाई वो अपने लिए कई तरह के फैसला प्रधानमंत्री लेता है जिसको अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के अंतर्विरोधी लगेंगे। क्या ये अंतर्विरोधी कदम है? मैं ये नौकरशाहों के बारे में पूछ रहा हूं कि अगर आप एक तरह कहें कि आप पेशेवर हों,
निर्भीक हों, प्रोफेशनल हो जाएं। दूसरी तरफ ये कहेंगे जो यूपीए में काम किया है वो आपके मंत्री के दफ्तर में नहीं रहेगा। भाई देखिए, आप कहेंगे फिर मैं बहुत कड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन काफी दिन पहले जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता था, राजनीति शास्त्र पढ़ता था, तो सामंतवाद की एक परिभाषा मैंने पढ़ी थी। वो ये थी कि सामंतवाद होता ये है कि आप वो सामंत खुद नियम बनाता है दूसरों के लिए और खुद को उस नियम से ऊपर रखता है। जैसे ही कोई आदमी ये काम करता है वो सामंतवाद की उस श्रेणी में आ जाता है। तो अगर जवाहरलाल नेहरू कहते थे आई एम फर्स्ट अमंग इक्वल्स, तो वो जो दूसरों के लिए नियम बनाते थे उनके बारे में माना जाता है कि वो अपने ऊपर भी शायद उन नियमों का पालन करते होंगे। तो ये जिस अंतर्विरोध की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो अंतर्विरोध कुछ इस किस्म का है। लेकिन मैं दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि हम अगर एक महीने में सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे हो जाएंगे तो ज्यादती है। राजकोषीय घाटा कम खत्म हो जाएगा तो ये ज्यादती है। लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कदम, जनता को राहत देने वाले काम, ये तो इस सरकार एक महीने में उठाई कर ही सकती थी। हो सकता है अगले 21 दिन में एक छोटा सा ब्रेक के बाद बजट भी तो अभी आएगा, दिशा उससे कुछ आइडिया होती है। एक हफ्ता बाकी है बजट आने में, तब शायद एक ठोस दिशा की तरफ आपको इशारा मिलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वो तो अभी पता चल गया है, लेकिन फिर भी